अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और तलबा इकराम, मेड कोर्स आपका कार्बन क्लासेस चैनल पर खुश आमदीद है। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात से आप खुश खुर्रम होंगे। आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं, आइए उसके टॉपिक्स को हम समझते हैं। कार्डियक डिस्फंक्शन ये 4 तरीक़े का होता है। नंबर 1 हार्ट ब्लॉक या मनुअत क़ल्ब कहते हैं। ये बीएमएस के सिलेबस का पार्ट आपका है। ये चारों चीज़ें हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। जो कार्डियक डिस्फंक्शन ये आपके बीएमएस के मज़मून का हिस्सा है। तो पहला इसमें है मनुअत क़ल्ब, जिसको हार्ट ब्लॉक कहते हैं। दूसरा है सुकूत क़ल्ब, जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तीसरा है बाएं बतन की नाकारदगी, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर कहते हैं। चौथा है दाएं बतन की नाकारदगी या राइट वेंट्रिकल फेल्योर कहते हैं। मनुआत क़ल्ब में क्या होता है, जो दिल के अंदर की बरक़ी लहरें पैदा होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा होती हैं, जो उनकी तरसील होती है, उसमें जो है सुस्ती आ जाती है, कमी आ जाती है, आहिस्ता जो है उनकी तरसील होती है। इसकी मज़ीद वजाहत हम अगले स्लाइड में करेंगे। दूसरा सुकूत क़ल्ब, इन बरक़ी लहरों की तरसील मुकम्मल रुक जाती है, यहाँ पर आहिस्ता होती है, यहाँ पर डेड स्टॉप हो जाती है, इसीलिए इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तीसरा, ये बायां बतन जो है आपका नाकामयाब हो जाएगा। बाएं बतन के नाकामी होने का मतलब यह है कि ये जो है आपको एवोल्टा में खून को भेजने में, कार्डियक आउटपुट देने में नाकामयाब है। इसकी भी मज़ीद वजाहत अगले स्लाइड में। और फिर उसके बाद दायां बतन ये जब फेल हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि ये पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड को भेजने में नाकामयाब हो गया है। इसकी भी मज़ीद वजाहत इंशाअल्लाह हम आपको बाद में करेंगे, थोड़ी देर बाद। सब कुछ समझने से पहले आप कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम को समझना नहायत ज़रूरी है। किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा होते हैं और किस तरीके से जो है उनकी तरशील होती है, प्रोपेगेशन होता है। इस सिस्टम को कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। तिब्बी इस्तिलाहात में इसको क़ल्ब का बरक़ी निज़ाम, क़ल्ब का बरक़ी निज़ाम के नाम से जानते हैं। ये इसकी इब्तिदा यस्से नोड से होती है। इस सिस्टम में ये फॉलोइंग चीज़ें होती हैं। पहला यस्से नोड्स होता है, दूसरा एवी नोड्स होता है, तीसरा बंडल ऑफ फिश, जिसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच होती है, चौथा है परकंजे फाइबर्स। अब इलेक्ट्रिकल ये कहाँ पर हैं और जो है बरक़ी लहरों की तरसील किस तरीके से होती है, ये एरो से दिखाया गया है। यहाँ पर आप तस्वीर में देखिए, ये आपका राइट एट्रियम है और राइट एट्रियम के ऊपरी जानिब पर SA नोड है। इसको पूरा नाम है साइनो एट्रिवियल नोड। इसके नीचे आपको उसी राइट एट्रियम में एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तीसरा है, यहाँ से फिर तो ये देखिए आगे निकल रही है, इसको बंडल ऑफ फिश कहते हैं। बंडल ऑफ फिश नीचे जाकर के 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। राइट जानिब की ब्रांच को राइट बंडल ब्रांच कहते हैं और लेफ्ट जानिब की ब्रांच को लेफ्ट बंडल ब्रांच कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो है छोटे छोटे जो है फाइबर्स निकले होते हैं, जिनको हम परकंजी फाइबर्स के नाम से कहते हैं। तो सिग्नल्स की इब्तिदा SA नोड से होती है। इसको इंसान का कुदरती पेस मेकर भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से जो है लहरों की इब्तिदा होती है। यहाँ से लहरें उठती हैं, फिर उसके बाद AV नोड पर आती हैं। AV नोड पर थोड़ी देर के लिए वक्फा करती हैं, फॉर द टाइम बिंग स्टॉप होती हैं, और तब तक के लिए स्टॉप होती हैं जबकि तक कि राइट एट्रियम में आया हुआ पूरा खून आपको वेंट्रिकल में मुंतकिल नहीं हो जाता। जब ये खून मुंतकिल हो जाएगा, ये बरक़ी लहरें AB नोड से बंडल ऑफ फिश में आएंगी और बंडल ऑफ फिश से राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच के ज़रिए पूरे जो है तरशा हो जाएंगी क़ल्ब के ऊपर। ये बरक़ी लहरें पूरे जो है क़ल्ब के ऊपर तरसा हो जाएंगी, और इनके तरसा होते ही इनका क़ल्ब का आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का निज़ाम कन्फ्यूज हो जाएगा, वो हरकत में आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन को हम तिब्बी इस्तिलाह में
इनक़बाज़ कहते हैं, और रिलैक्सेशन को हम इंबसात कहते हैं। इन्हीं दोनों के ज़रिए इसकी सिस्टोल और डायस्टोल और हरकत होती रहती है। अब आइए, इनकी फेल होने की वजह से या बरक़ी लहरों में कोई भी ताख़ीर होगी तो कौन कौन से अमराज पैदा होंगे। जैसे 4 अमराज हमने बताया था, तो उन अमराज में क्या होगा, अब इसको आप ज़रा सा गौर कीजिए। इस जो है आपको स्लाइड के ज़रिए, जैसा कि हमने आपसे अर्ज़ किया था कि 4 तरीक़े के अर्ज़े हैं। नंबर 1 हार्ट ब्लॉक, इसे बनवात क़ल्ब कहते हैं। दूसरा कार्डियक अरेस्ट, इसको हम सुकूत क़ल्ब कहते हैं। यह है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, बाएं बतन की नाकामयाबी। और चौथा है राइट वेंट्रिकल फेल्योर या दाएं बतन की नाकारकर्दगी। अब इसके मज़ीद आपको समझने के लिए दूसरी स्लाइड को समझना ज़रूरी है। पहले इसको आप समझिए। ये आपको किस तरीके से खून का दौरानिया होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसकी जानकारी इस तस्वीर के ज़रिए दी गई है। ये आपके क़ल्ब का फिगर है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। हमारे जो राइट हैंड की तरफ दिखता है, हकीकत में वो क़ल्ब का लेफ्ट का हिस्सा है। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है। आप जानते हैं कि जब खून फेफड़े से चलता है तो ये पल्मोनरी वेंस के ज़रिए पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये बाइकस्पिड वाल्व खुलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में मुंतकिल होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ट्राइकस्पिड ये एओर्टिक वाल्व के ज़रिए एओर्टा में चढ़ता है, और इस एओर्टा से पूरे जिस्म में खून का दौरा होता है, और जिसके खलियात मुकम्मल तौर पर इस खून का इस्तेमाल करते हैं। यह ऑक्सीजन रिच ब्लड है, इसलिए इसको सुर्ख रंग से, रेड कलर से दिखाया गया है। ये काम शरायीन या आर्टरीज में किया गया। अब यहाँ पर आकर के बॉडी जो कैपिलरीज होती हैं, जहाँ पर शरायीन, मान लीजिए ये शरायीन है और ये आपका वरीद है, इन दोनों में ताल्लुक़ बराह रास्त नहीं होता, बल्कि इन दोनों के बीच में बारीक बारीक उरूक़ होती हैं, जिनको उरूक़ सायरा या हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। अब ये आर्टरीज और ये वेंस, तो आर्टरीज से ब्लड पहले उरूक़ कैपिलरीज में जाएगा, और ये कैपिलरीज के ज़रिए वेंस में जाएगा। ये कैपिलरीज आपस में गुत्थम गुत्था होती हैं। जैसे आपने रील का धागा देखा है, बारीक जब से उलझ जाता है, उस तरीके से ये कैपिलरीज आपस में उलझी होती हैं, आप उसमें फ़र्क नहीं कर सकते। तो जो आर्टरीज का आखिरी हिस्सा होता है उसको आर्टेरियोल्स कहते हैं, और जो वेंस का आता है उसको वेंट्रियोल्स कहते हैं, और ये कैपिलरीज बना करके आपस में एक दूसरे से मुंसलिक हो जाती हैं। तो इसी तरीके से यह खून जो है यहाँ पर आया और फिर कैपिलरीज के ज़रिए वेंस में चला गया, और ये पूरा जो बड़ी वेंस है इसका नाम वेनस केवा, वेना केवा, इसका क्या नाम है, ग्रेट वेन, सबसे बड़ी वेन होती है, इसको वेना केवा कहते हैं। अब फिर ये वेन जो है आपको राइट एट्रियम में जाएगी, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आएगी, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग में चली जाएगी, जहाँ इस खून की सफाई होगी। सफाई से मुराद ये है कि ऑक्सीजन, बैरूनी ऑक्सीजन नाक के ज़रिए फेफड़े तक पहुँचती है, वो यहाँ पर जो आपके फेफड़े के एल्विलाइस हैं वहाँ तक पहुँचेगी, और एल्विलाइस के कैपिलरीज के ज़रिए आपके जो है इस वेंस में चली जाएगी, और उसी तरीक़े से जो यहाँ से ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड आई हुई है वो बाहर निकल जाएगी। यानी लंग्स वो मकाम है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है, और फिर ये खून अपने पुराने रास्ते से जिस तरीके से गया था उसी तरीके से पूरे बॉडी को, और फिर वेन से होते हुए राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और जो है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में। ये साइकिल हर सेकंड, हर लम्हे, 24 घंटे इंसान की पूरी ज़िंदगी में चलता रहता है। लेकिन अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो आपको कल्ब के हार्ट होंगे। अब पहले आइए देखिए, जिसको आपने कहा था
राइट हार्ट ब्लॉक। तो इसमें सबसे पहले ही हमने बता दिया था कि जो बरक़ी लहरें हैं इसमें आहिस्ता होंगी, तो उसका इनक़बाज़ और इंबसात आहिस्ता हो जाएगा, क़ल्ब धड़केगा, हरकत में रहेगा, लेकिन बहुत आहिस्ता हो जाएगा। और जब बहुत आहिस्ता होगा तो खून की फराहमी जिस्म के खलियात को शराइन वरीद के ज़रिए बहुत कम मिक़दार में मिलेगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क़िल्लत ऑक्सीजन हो जाएगी, सीवियर इस्चीमिया होगा, इंसान के सीने में शदीद दर्द होगा, बेचैनी होगी और जो वोमिटिंग भी होती है, हंसी भी आ जाती है, तो ये आपकी हार्ट ब्लॉक है। और कार्डियक अरेस्ट में बरक़ी लहरों का तर्स मुकम्मल तौर पर रुक जाता है, और जब रुक जाएगा तो फिर खून के रवां दवा होने का सवाल ही नहीं उठेगा, कोई खून किसी भी खलियात को नहीं मिलेगा और सारा जो है उसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और फिर सारी चीज़ें आपको तमाम पेचीदगी होंगी। अब ये हम आपको लेफ़्ट वेंट्रिकल फेल्योर को हम समझाना चाहते हैं इस फिगर के ज़रिए। जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल फेल्योर, याद रखिए ये आपका क्या है, लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल फेल्योर से मुराद ये है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, ये पल्मोनरी आपको ये एओर्टा में खून को भेजना। लेफ़्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, जो इसके अंदर खून जमा है वाफिर मकदार में, उसको पल्मोनरी एओर्टा में भेजना। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल खून को पल्मोनरी एओर्टा में भेजने में नाकामयाब हो जाएगा, इसी को हम लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर कहते हैं। ज़रा गौर से सुनिए, ये काफ़ी टॉपिक मज़मून आपके सेहत से भी जुड़ा हुआ है और आपके इम्तिहान से भी जुड़ा हुआ है। लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या है, फेल्योर क्या है, इसको फिर गौर से आप सुनिए। जो है यहाँ पर खून जमा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल फेल्योर से मुराद ये है कि ये अपने अंदर जमा खून को एओर्टा में भेजने में नाकामयाब हो जाएगा। और जब एओर्टा में भेजने में नाकामयाब हो जाएगा तो इससे मुराद ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि जो खून यहाँ पर है, यहाँ पर जमा का जमा रहेगा। ये तालाब के मुसाबे है, जब पानी बाहर नहीं जाएगा तो पानी आएगा भी इसमें मज़ीद नहीं, यानी ये जो पल्मोनरी वेन्स से जो है यहाँ पर खून आ रहा था, वो खून का आना बंद हो जाएगा। जब खून का आना बंद हो जाएगा, खून यहीं का यहीं रुक जाएगा, लंग्स में कांजेशन होगा। ये आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल का आपको फेल्योर है। इसकी मज़ीद आप देखिए, इस पर आप गौर कीजिए, स्लाइड पर देखिए। ये तो ये जो है, हाँ ये देखिए लेफ़्ट वेंट्रिकल फेल्योर। लेफ़्ट वेंट्रिकल फेज टू पंप द ब्लड इन एओर्टा। अभी ये तारीफ मुकम्मल नहीं हुई, यहाँ पर सेमी कोलन लगाया गया है, यानी आगे भी बात अभी जारी है। लेफ़्ट वेंट्रिकल फेज टू पंप ब्लड इन एओर्टा। नंबर 1, फेज टू रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग वाया पल्मोनरी आर्टरी। तो पहला नाकामी अभी ये होगी कि एओर्टा में ब्लड को नहीं भेजेगा। अब जब नहीं भेजेगा तो ये ब्लड को रिसीव भी नहीं करेगा लंग से, जो कि पल्मोनरी वेंस के ज़रिए इसमें आ रही है, दूसरा फेल्योर होगा। और तीसरा इसमें क्या होगा कि फिर उसके बाद लंग्स कांजेशन होगा, इम्तलाए खून होगा आपके फेफड़े के अंदर। ये 3 काम इसमें होते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल फेल्योर को फिर से समझिए कि ये लेफ़्ट वेंट्रिकल फेज टू पंप द ब्लड इन एओर्टा। ये इसका काम एओर्टा में खून को भेजना, वो काम बंद हो जाएगा। दूसरा, जब वो काम बंद हो जाएगा तो यह खून को रिसीव करना भी बंद कर देगा। तो इधर से जो है आपको आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल था, लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के ज़रिए ऊपर खून जा रहा था, ये काम बंद हो गया। जब ये काम बंद हो जाएगा तो जो इधर से आने वाला खून था लंग्स के ज़रिए, फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए,
फिर उसके बाद राइट एट्रियम और राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के ज़रिए ये निज़ाम भी दरहम बरहम हो जाएगा। ये निज़ाम रुका, उसकी वजह से ये निज़ाम रुका, और बीच में जो आपका लंग्स है उसमें इम्तलाए खून हो जाएगा, वहीं पर कॉन्जेशन हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर। अब उसके बाद राइट वेंट्रिकल की तरफ आइए आप। ये आपका राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल में कहाँ से खून आ रहा था? वेनस रिटर्न का खून राइट एट्रियम में आ रहा था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा था, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए आपको यहाँ खून जा रहा था लंग्स में। तो ये जब यहाँ पर क्या होगा कि ये खून को लेना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए खून को नहीं भेजता आगे। तो पहला इसमें नुकसान ये होगा कि राइट वेंट्रिकल फेल्स टू पंप ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी। सेकंड क्या होगा कि this right atrium will not receive the blood from the vena cava, and third result क्या होगा, consequence इसका होगा कि congestion in pulmonary in vena cava, congestion in vena cava। 3 डिस्फंक्शन होंगे राइट वेंट्रिकल फेल्योर में। पहला काम होगा कि दिस राइट वेंट्रिकल fails to pump the blood in pulmonary artery. Number 2, this will not receive the venous blood by right atrium. And third consequence, there will be congestion in vena cava। अब आइए मज़ीद इसमें हम पढ़ते हैं तारीफ हार्ट ब्लॉक की। दिल के अंदर बरक़ी लहरों की तरसील में रुकावट या ताख़ीर को क़ल्बी इंसदाद कहते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया मुकम्मल तौर से नहीं रुका है, सिर्फ ताख़ीर है या रुकावट है, जिसके नतीजे में दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है, ब्रैडीकार्डिया हो जाती है। अक़साम क्या है? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो पर फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? PR इंटरवल लंबा हो जाता है। आप ECG देखें तो उसमें PR इंटरवल होता है, QRS होता है। आप ECG ग्राफ निकाल करके देख सकते हैं। तो PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद इम्पल्स वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ इम्पल्स जो है वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। और थर्ड डिग्री में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स और एट्रिया दोनों अलग अलग रिदम में धड़कते हैं। जिस तरीके से आपने ऑर्केस्ट्रा सुना होगा कि ऑर्केस्ट्रा में तमाम इंस्ट्रूमेंट एक ही रिदम में जो है आवाज़ करते हैं, उसी तरह से कल्ब का हार्ट और कल्ब का एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक ही रिदम में होता है, सिंक्रोनाइज में होता है। यानी जब एट्रिया का इनक़बाज़ होगा तो वेंट्रिकल का जो है इनक़बाज़ होगा, जब एट्रिया का इंबिसात होगा तो वेंट्रिकल का इंबिसात होगा। लेकिन थर्ड डिग्री में इन दोनों का धड़कना अलग अलग हो जाएगा। मेरे प्यारे तलबा, इसको मज़ीद गौर देखिए। इसमें क्या है? PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ बरक़ी लहरों के तरसील में ताख़ीर होगी, उनके प्रोपगेशन में ताख़ीर होगी। प्रोलॉन्ग जो है ताख़ीर यानी डीले इन प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बरक़ी लहरों के तरसील में कमी आ जाएगी। सेकंड में क्या है कि कुछ बरक़ी लहरें जो एट्रियम से स्टार्ट होती हैं वेंट्रिकल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसीलिए सेकंड डिग्री इज़ मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द फर्स्ट डिग्री। वहाँ तो आपको ताख़ीर हो रही थी, यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे वेंट्रिकल में। और तीसरी क्या कैटेगरी हो गई इसमें कि दोनों अलग अलग करेंगे, और इसका निज़ाम कुल नतीजा क्या होगा कि आर्टिकल और वेंट्रिकल का फंक्शन बंद हो जाएगा। यानी जो पूरे जिस्म को खून इनक़बाज़ और इंबिसात के ज़रिए भेजा जा रहा था वो नज़्म दरहम बरहम हो जाएगा, खून की फराहमी नहीं हो पाएगी।
असबाब क्या? कोरोनरी शरीयान की बीमारी, कोरोनरी आर्टरीज में कोई सुद्धा हो जाए, प्लेग आ जाए, तो चर्बी जमा हो जाए, तो उसकी नालियाँ तंग हो जाएंगी, खून का दौरा कम हो जाएगा, कल्ब को जो है कम खून मिलेगा, ये एक सबब है। दूसरा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में खलियात की नेक्रोसिस होती है, कल्ब के खलियात की नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस से मुराद उसके अंसजा गल जाते हैं, जब गल जाएंगे सारा नस गरम भरम हो जाएगा। उसके बाद रिमेटिक कार्डाइटिस है, नेक्स्ट डिजिटैलिस है, ये एक ज़मीनी अद्विया है, इसका मुज़िर जहरीला कैफियत होती है, इसकी वजह से भी कल्ब में ये बीमारी हो सकती है। फिर उसके बाद डीजेनरेटिव चेंजेस इन कंडक्टिव सिस्टम, जो तरसा का बरक़ी निज़ाम है उसमें जो है डिजेनरेशन होने लगता है, टूट फूट गलत हो लगती है। अलामात धड़कन की सुस्ती होती, ब्रेटिकार्डिया, चक्कर आएगा, अगसी आएगी। अगसी एक अक्ल और शऊर की आरजी ख़त्म हो जाए, आरजी तौर पर ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा तो उसको सिनोस्कोप का उसको हम जो है कामा कहते हैं। यहाँ पर हसी या में सिनोस्कोप में आरजी, लेकिन उसके बाद स्ट्रोक आ जाएगा, एडमिटिक्स के नाम से जाते हैं। सीने में दर्द होगा, सांस फूलेगा। तशखीस पी आर इंटरवल आपका प्रोलॉन्ग होगा। पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। ड्रग्स जो है आप इस्तेमाल करेंगे, बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, एट्रोपिन का इस्तेमाल करेंगे, परमानेंट पेसमेकर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसे नोट को कुदरती पेसमेकर कहा गया था। अब जब वहीं से शुरुआत ही में ताख़ीर होगी, ऐसे नोट ख़राब हो जाता है, तो जब उसको आप पेसमेकर से रिप्लेस कर देंगे तो आपका इंशाल्लाह इसका इलाज होगा। दूसरा आपको लेफ्ट वेंट्रिकल फेलोर, बाएं बतन, ये हम सबसे पहले वजाहत आपको कर चुके हैं। इसमें बाएं बतन की नाकामी, जिससे फेफड़ों में खून जमा हो जाएगा। असबाब हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एओर्टिक वाल्व डिसीज, कार्डियोमायोपैथीज। अलामात में डिस्पीनिया, आर्थोपीनिया, पैराक्सिमल नोक्टोरल डिस्पनोइया, पल्मोनरी एडिमा, ट्रैकीकार्डिया। इलाज इस तरीके से सारी चीज़ें आपको हैं। या आपको कार्डियक अरेस्ट, दिल की बरकी सरगर्मी या पंप करने की सलाहियत का अचानक बंद हो रहा है, जो नंबर 2 हमने बताया था। नंबर 1 मनवत क़ल्ब, नंबर 2 जो है सकूत क़ल्ब। इसमें मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा बरकी लहरों का, डेड स्टॉप हो जाएगा। असबाब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क़ल्ब के खलियात में नेक्रोसिस होगी, खलियात जो है गलने लगती हैं। सीवियर एरिथमिया, हाइपॉक्सिया, कार्डियक ट्रामा, पॉइजनिंग। अलामात अचानक बेहोशी, नब्ज़ गायब हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगी, पुपिल्स डायलेट हो जाएंगे विदिन मिनट्स जो है। और एसिस्टोल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का इलाज CPR आप करेंगे। CPR जो है जब किसी को इस तरीक़े का अर्सा लाइस होता है तो मसनवी तरीक़े से जो भी उसका तीमारदार होगा फ़ौरन मुंह के ज़रिए उसको सांस देने की कोशिश करेगा, उसके सर पर थोड़ा दबाएगा, हाथ करेगा, और ये बहुत चंद मिनट के लिए काम होना चाहिए। फ़ौरन जो है कार्डियो स्पेशलिस्ट के पास जो है लेके जाना चाहिए। उसके बाद जो है राइट वेंट्रिकल फेल्योर, आपको पहले ही हम बता चुका है कि राइट वेंट्रिकल विल फेल टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम राइट एट्रिया, और इससे जो दूसरा होगा कि आपको पल्मोनरी से ऊपर नहीं जाएगा। या आपने जो हमने आपको बताया था
यहाँ पर जब फेल्योर होगा तो फेल्योर क्या कहलाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं जाएगा। जब ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ से ब्लड लेना बंद कर देगा। जब यहाँ से ब्लड लेना बंद कर देगा तो इसमें कंजेशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने अपना सबक और से सुना होगा, और अगर कोई भी आपको दुश्वारी हो, सवाल हो, अश्काल हो, तो आप चैनल पे कमेंट करके लिख सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी उसका इजाला के लिए, या फ़ोन से भी आप रब्ता कायम कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।